एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं कंटिन्यू करती हूँ गवर्नर जनरल। कल मैं लास्ट वीडियो में ना 80 क्वेश्चन को मैं ना बता दी थी, और अब मैं चलती हूँ ना 80 क्वेश्चन के बाद 81 से स्टार्ट करती हूँ और फिर देखती हूँ कि कितना बचा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो ओहो, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये स्थायी बंदोबस्त लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाया था, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, और लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड ब्लेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी थी, तथा पश्चिमी भारत में क्या की थी, पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनैतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों युग्म जो है सही सुमेलित है, बाकी वन जो है सी नंबर वो गलत है, वो सही सुमेलित नहीं है। 82 क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। ठीक है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया, 1818 में। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। किसने, चार्ल्स मेटकॉफ ने। एक्सप्लेनेशन में, राजपूताना की रियासतों के संघर्ष, राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये अस्थायी बंदोबस्त, ये तो भाई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि, सर जॉन अंग लेपाल युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सी सही मिला नहीं है, इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग लेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया, तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर लॉर्ड एलेनब्रो जो है अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली जो है चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध, और सर जॉन सोर तृतीय अंग मराठा युद्ध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड एलेनब्रो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, और लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेटिंग चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना, लॉर्ड लिटन प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1829 में 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल
अकर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनब्रो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। नेक्स्ट है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो इसका लॉर्ड मेयो हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटन। नेक्स्ट है, 1876 में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाला वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसरायों में सर्वाधिक दीर्घकाल था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 7 वर्ष तक, लॉर्ड डफरिन 4 वर्ष तक, लॉर्ड हार्डिंग 6 वर्ष तक और लॉर्ड मेयो 3 वर्ष तक। भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा और लॉर्ड लिटन द्वारा। तो लॉर्ड रिपन होगा इसका राइट आंसर। 1880 में इंग्लैंड के ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध का लागू किया जाना। उसके बाद है भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। यूरोप के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताएं। और उसके बाद है अयोग्यताओं को हटाया जाना। आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है।
इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र दे दिया। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट है, जहां तक अदालत की दौंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए ही होगा, यानी कि जहां तक अदालत की दौंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो फर्स्ट है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर सी होगा। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है, जिन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 27 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरी की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल की थी। कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सके। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली तो सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ए आंसर सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लाइव, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बताते हैं। क्लाइव में 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो।
मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, फिर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी के से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें तथा सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेटिंग ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल गलत। लॉर्ड वेलेस्ली स्थानीय बंदोबस्त, गलत। लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड एलेनब्रो सिंध का विचार, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम, ऑप्शन सी इसका होगा। लॉर्ड एलेनब्रो के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर बता रहे, लॉर्ड कर्जन के काल। निम्नलिखित में किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो और अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन होगा, मेयो या अर्गिल? इस सब दोनों में किसी का नाम नहीं था, इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल दी मैं। जी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने की? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। तो 1 2 3 4, 2 4 1 3। नेक्स्ट ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, यानी कि ए आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लॉर्ड इरविन 1926 से 31। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर
पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया है, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा नवजागृत बंगाल का चोट पहुंचाना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का ही हो सकता है। नेक्स्ट है, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दो। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और इसके समय चौड़ा चौड़ी कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निराकरण हुआ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पीस इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डलहौजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, यही गलत। इलवर्टिबल रिपन यानी सी आंसर सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे अब आकाश से वज्रपात कहा। इस अधिनियम के अधीन शिवम प्रकाश भारत में ही ढाका, प्रकाश सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? ये जो है ना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, डी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देके शायद लास्ट होगा। अब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हैं। वैसे मैं 120 क्वेश्चन करवाई हूँ गवर्नर जनरल का। नेक्स्ट 2-4-10 क्वेश्चन और है, 10-15 क्वेश्चन होंगे अभी। तो जो भी बचा है वीडियो इस टॉपिक का क्वेश्चन वो भी, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो है ना घटना चक्र, ये तो रामबाण है सभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से करें। और मैं बिल्कुल एकदम कंटिन्यू मतलब वीडियो लाऊँगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूँगी। जो मैं ये वीडियो में नहीं भी करवा रही हूँ ना, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा के फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।